नमस्कार, मेरा नाम है शिवम कुमार लोटस पे और मैं आज आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ द हार्प ऑफ इंडिया। यह देशभक्ति पर आधारित एक पोयम है जिसे लिखा है विवियन डिरीजियो ने। सबसे पहले हम इस लेसन के टाइटल के बारे में जानेंगे। द हार्प ऑफ इंडिया। हार्प एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, जैसा कि आप इस फोटोग्राफ में देख सकते हैं। इसमें कई सारी तारें लगी हुई होती हैं जिन्हें उंगलियों से बजाया जाता है। हार्प का वर्णन हमें मेडिवल इंडियन लिटरेचर में भी देखने के लिए मिलता है। यह म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वीणा और गिटार के काफी नजदीक है। इस टाइटल में एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हार्प शब्द इंडियन लिटरेचर यानी कि भारतीय साहित्य की तरफ इशारा कर रहा है। अब हम पोएट हेनरी डिरीजियो के बारे में जानेंगे। हेनरी लुइस विवियन डिरीजियो। इनका बर्थ हुआ था 18 अप्रैल 1809 में और इनकी डेथ हुई थी 26 दिसंबर 1831 में, यानी मात्र 22 साल की उम्र में इनका देहांत हो गया था। अब आप हेनरी लुइस का एक बहुत ही प्यारा फोटोग्राफ इस स्लाइड में आसानी से देख सकते हैं। हेनरी लुइस का बर्थ हुआ था कोलकाता में, हालांकि उनके पेरेंट्स फ्रांस और पोर्टुगल से बिलोंग करते थे। हेनरी एक सोशल रिफॉर्मर और एक इंडियन इंग्लिश पोएट थे। अब हम बात करेंगे इनके कुछ बहुत ही फेमस नोटेबल वर्क के बारे में, जैसे इंडिया माय नेटिव लैंड, सॉन्ग ऑफ हिंदुस्तानी मिन्स्ट्रेल और द फकीर ऑफ जोंगीरा। इनके कुछ बहुत ही फेमस वर्क रहे। अब हम इस पोएम के एक्सप्लेनेशन पर आते हैं। मैं आपको ये पोएम बेहद सरल व आसान शब्दों में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सबसे पहले हम कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स के बारे में जानेंगे, जैसे विदर्ड। विदर्ड का मतलब होता है मुरझाया हुआ। यौन शब्द का मतलब होता है उधर या फिर उस ओर, और अनस्ट्रंग का मतलब होता है खुला हुआ या फिर बेतार, और डॉट डू का थर्ड फॉर्म है। वाई हैंग्स दाउ लोनली ऑन यॉन विदर्ड बो, अनस्ट्रंग फॉर एवर मस्ट दाउ देयर रिमेन। बो का मतलब होता है डगाल। पोइट इंडियन हार्प से कहते हैं, तुम अकेले उस मुरझाई हुई डगाल पर क्यों लटके हुए हो। यहाँ पर मुरझाई हुई डगाल असल में भारतीय स्थिति को दर्शाती है। यह पोएम तब लिखी गई थी जब हमारा देश भारत अंग्रेजों का गुलाम था और हमारे देश की स्थिति बहुत ही खराब थी, और हार्प यानी कि इंडियन लिटरेचर की स्थिति भी बहुत खराब थी। अनस्ट्रंग फॉर एवर यानी हार्प के तार हमेशा के लिए निकाल दिए गए थे, अब वह बेतार हो गया था। मस्ट दाउ देयर रिमेन यानी अब उसे वहीं रहना था। अगर आप किसी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के तार निकाल लेंगे तो वह किसी काम का नहीं रह जाएगा। ठीक ऐसे ही इंडियन लिटरेचर भी बेतार हो गया था, यानी अब वह किसी काम का नहीं रह गया था। दाई म्यूजिक वंस वॉज स्वीट हु हियर इट नाउ, यानी एक समय था जब तुम्हारा संगीत बहुत मीठा था, लेकिन अब इसे कौन सुनेगा। एक समय था जब हार्प से बहुत ही मधुर संगीत सुनाई देता था, यानी कि हमारा साहित्य फल फूल रहा था, आगे बढ़ रहा था, लेकिन अब इसे कोई सुनने वाला नहीं है, क्योंकि अंग्रेजी शासन के दबाव के कारण हमारे साहित्यकार खुलकर नहीं लिख पा रहे हैं। वाई डॉथ द ब्रिज साई ओवर दी इन वेन। वेन का मतलब होता है व्यर्थ में। मंद हवा व्यर्थ में तुम्हारे ऊपर से आहें भरती हुई क्यों बहती हैं। हार्प की तारें बहुत ही डेलिकेट यानी कि नाजुक होती हैं। जब हल्की सी भी हवा उनके ऊपर से गुजरती है तो वे बजते हुए सुनाई पड़ते हैं। यहाँ पर ब्रीज यानी कि हल्की हवा से मतलब है उन छोटे छोटे प्रयासों से जो भारतीय साहित्य को एक बार फिर से जागृत करना चाहते हैं, लेकिन ये सभी कोशिशें बेकार हैं। वेन है क्योंकि अंग्रेजी शासन ने हमें दबा कर रखा है, हमें बेतार कर दिया है। अब हम चलेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर। फेटल का मतलब होता है घातक, हैथ का मतलब होता है पकड़ना, नेग्लेक्टेड का मतलब होता है उपेक्षित करना या फिर नकार देना, डेसोलेट का मतलब होता है उजड़ा हुआ या फिर सुनसान, और मॉन्यूमेंट का मतलब होता है स्मारक। साइलेंस हैथ बाउंड दी विथ हर फेटल चेन, यानी खामोशी ने तुम्हें अपनी घातक चेन से बांध कर रखा है।
जब अंग्रेजों का हम पर शासन था तब मीडिया को आज़ादी नहीं थी। हमारी आवाज़ों को दबा कर रखा जाता था, हमारे अखबारों को जला दिया जाता था और हमें चुप रहने के लिए मजबूर किया जाता था। यानी कि खामोशी की जंजीर ने हमें बांध कर रख लिया था। नेग्लेक्टेड, म्यूट एंड डेसोलेट आर्ट दाउ लाइक ruined monument ऑन डेजर्ट प्लेन। अब तुम्हारे आर्ट को नकार दिया गया है, इसे म्यूट यानी कि गूंगा कर दिया गया है और इसे रेगिस्तान की भूमि पर मौजूद किसी बर्बाद स्मारक की तरह अलग थलग कर दिया गया है। इस लाइन से मतलब है ब्रिटिशर्स ने हमारे आर्ट और कल्चर को कभी बढ़ावा नहीं दिया। उनका सिर्फ एक मकसद था और वह था प्रॉफिट। यहाँ पर पोएट ने एक एग्जाम्पल का इस्तेमाल किया है। रेगिस्तान की किसी इमारत में तब तक रहा जाता है जब तक आसपास पानी उपलब्ध होता है। जब पानी खत्म हो जाता है तब उस इमारत को खंडर करके छोड़ दिया जाता है। ठीक ऐसे ही अंग्रेजों ने हमारा इस्तेमाल करके हमें खंडर इमारत की तरह छोड़ दिया है। ओ मैनी अ हैंड मोर वर्दी फार देन माइन। पोइट इस लाइन से कहते हैं कि ऐसे कई सारे हाथ हैं जो मेरे हाथ से भी ज्यादा काबिल हैं। पोइट यही कहते हैं कि उनसे प्रतिभाशाली कई सारे ऐसे कवि हैं जो उनसे बेहतर लिखना जानते हैं। अब हम चलेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर। हारमोनियस का मतलब होता है संगीतमय। मिन्स्ट्रेल का मतलब होता है कवि या फिर गवैया। वृत का मतलब होता है हार या फिर माला। वंस द हारमोनियस कॉर्ड्स टू स्वीटनेस गिव एंड मैनी अ व्रेथ फॉर देम डिड फेम एंड वाइन। कॉर्ड्स का मतलब होता है तार। पोइट यहाँ पर ये कहते हैं एक समय था जब तुम्हारी तारे संगीतमय मधुरता दिया करती थी, एक ताजगी दिया करती थी और तुम्हारी ख्याति, तुम्हारी फेम के लिए कई सारी मालाएं गूंथी जाती थी। एंडवाइन का मतलब होता है गूंथना। पास्ट में हमारा देश भारत बहुत ही पॉपुलर था। यहाँ पर देश विदेश से लोग पढ़ने के लिए आया करते थे। हमारे साहित्य में एक मधुरता थी। हमारे लिए कई सारी मालाएं गूंथी जाती थी, यानी हमारा सम्मान किया जाता था। ऑफ फ्लावर्स स्टिल ब्लूमिंग ऑन द मिन्स्ट्रेल ग्रेव, दोज हैंड्स आर कोल्ड बट इफ दाई नोट्स डिवाइन। यहाँ पर मिन्स्ट्रेल शब्द कवियों या फिर गायकों के लिए इस्तेमाल किया गया है। पोइट ये कहते हैं कि फूल आज भी गायकों या फिर कवियों की कब्र पर खिल रहे हैं। इस लाइन का एक्चुअल मीनिंग यह होगा कि हमारे कवियों की कविताएं आज भी जीवित हैं, वह आज भी जिंदा हैं। दोज हैंड्स आर कोल्ड, इस लाइन से मतलब है कि वह हाथ ठंडे पड़ चुके हैं। यहाँ पर उन कवियों की बात हो रही है जो अब इस दुनिया में नहीं है। बट दाई नोट्स डिवाइन, लेकिन उनके द्वारा लिखी गई चीजें आज दिव्य हो चुकी हैं, डिवाइन हो चुकी हैं। इसे मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। जैसे हमारे देश के राष्ट्रगीत को रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था। आज उन्हें गुजरे कई साल बीत चुके हैं, लेकिन उनके द्वारा लिखा गया राष्ट्रगीत अमर हो गया है और इस तरह वह भी अमर हो गए हैं। इसलिए कवि मरने के बाद भी जीवित रहते हैं, उनकी कब्र पर अभी भी फूल खिलते हैं। अब हम चलेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर। मॉर्टल का मतलब होता है नश्वर या फिर मरने वाला। मे बी बाय मॉर्टल वेकेंड वंस अगेन, हार्प ऑफ माई कंट्री लेट मी स्ट्राइक द स्ट्रेन। यह पोएम की लास्ट लाइंस हैं। इसमें पोइट ये कहते हैं, हो सकता है मरने वाला एक बार फिर से जाग जाए। मेरे देश के हार्प, मुझे एक बार फिर से तुम्हारी धुन को छेड़ने दो। भारत की स्थिति अंग्रेजी शासन में बहुत ही ज्यादा खराब थी। पोइट को ऐसा लगता है कि हमारा साहित्य अब मरने वाला है, लेकिन उनके मन में यह आशा है कि वह एक बार फिर से इसे जगा सकते हैं। इसलिए वह इस हार्प की धुन को एक बार फिर से छेड़ना चाहते हैं, यानी कि वह इस कविता के माध्यम से एक बार फिर से भारतीय साहित्य को जगाना चाहते हैं। दोस्तों, ये था इस पूरी पोएम का एक्सप्लेनेशन। आशा करता हूँ आपको ये पोएम आसानी से समझ में आई होगी। मैं आप सभी के लिए एक बार इस पूरी पोएम को शॉर्टली समराइज कर देता हूँ। पोइट पोएम की शुरुआत में भारत की स्थिति बताते हैं। वह इसे एक मुरझाई हुई डगाल से कंपेयर करके बताते हैं। हार्प के तारों को बेतार कर दिया गया है और अब इसे कोई भी नहीं सुनना चाहता।
हमारी कलाओं को नेग्लेक्ट कर दिया गया है, हमें गूंगा बना दिया गया है, हमें रेगिस्तान की बर्बाद इमारत की तरह छोड़ दिया गया है। लेकिन पोएम के अंत में हमें पोएट के मन में एक आशा दिखाई देती है। वह भारत के पुराने गौरव को याद करते हैं और वह भारतीय साहित्य को एक बार फिर से जगाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, ये था इस पूरी पोएम का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपने आसपास सफाई बनाए रखें और एक पेड़ जरूर लगाएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।